Students, am I audible to all of you? Good afternoon, ma'am. कितने जन ज्वाइन हुए देखते हैं पहले। अभिनव 4 ही है, एक ईश्वरी है, नम्रता है और आप और हम। सबको टाइम नहीं मालूम क्या? सबको लगा होगा 1:30 है ना? हाँ, सब देखे नहीं होंगे। अभी क्या करें, एक तो कल भी प्रॉब्लम हुआ। नम्रता को अनम्यूट करो जरा। हाँ नम्रता, नम्रता उसको अनम्यूट किया अभिनव? हाँ बोलो। yes, ma'am, computer. हाँ, उसको मालूम नहीं शायद। तो खुद म्यूट करेगी तो मालूम, अनम्यूट करेगी तो मालूम होगा ना। क्या? हाँ बोलो, कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? कल का लेक्चर सुना आपने? हाँ नम्रता, आवाज आ रहा है आपको? नम्रता, नहीं मैम, कल में मेरी हाँ आ रहा है अभी। हाँ कल का लेक्चर सुना था आपने? हाँ हेलो मैम। हाँ बोलो। नहीं हाँ मैम, बोलो। मेरा कल रिचार्ज का मैंने लेक्चर नहीं सुना। हाँ लेक्चर नहीं सुना, क्यों? रिचार्ज नहीं था? हाँ बोलो, क्या रीजन हुआ? हाँ मैम, आज सुबह ही डाला है। ओके ठीक है, चलेगा। तो हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा टाइम जाएगा ना तो मैं हेलो। स्टार्ट करती हूँ। हाँ म्यूट करो आपको, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ ओके। तो देखो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार डायग्राम वाइज फास्टली बताती हूँ, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, मतलब एग्जाम के लिए आएगा ये नहीं आएगा इसके बारे में हमें इतना श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है ना, इसलिए। लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मेन इन कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले क्या होगा? इनिशिएशन। सेकेंड क्या होगा? इलॉन्गेशन। एंड थर्ड प्रोसेस क्या होगी? टर्मिनलाइजेशन, एंडिंग होगी। तो फर्स्ट इनिशिएशन से यहाँ ये एमआरएनए समझो, ये जो लाइन दिख रही है एमआरएनए। एमआरएनए से इनिशिएटिंग आरएनए, यहाँ पे ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स कहाँ पे रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस सेल के बाहर, मतलब साइटोप्लाज्म में चल रहा है। सेल के बाहर मतलब न्यूक्लियस के बाहर एक्चुअली, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं। तो कहाँ पे चालू है बताओ? साइटोप्लाज्म में। अगर ये तो साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स है, दैट इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो सबसे पहले इनिशिएटर आरएनए जो एमआरएनए है, वो एमआरएनए देखो उसकी एंट्री कैसे होती है। जैसे ही वो एंट्री होने आता है और उसके साथ ये ग्रीन कलर का एंजाइम दिखाया है, what that green color enzyme is called as a amino acid। एक्चुअली वो एंजाइम के साथ ही आएगा, मतलब बेसिकली वो अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो वो है अमीनो एसिड, और मिथियोनाइन नाम का अमीनो एसिड लेके आया। और लार्जर सब यूनिट है, तो वो आते ही यहाँ पे मूव होगा। तो यूनिटी ऑफ किसकी हो गई देखो? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम्स को हम 70s राइबोसोम या तो 80s राइबोसोम्स कहते हैं। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स का डिफरेंस है। तो ये सपोज ये 30s राइबोसोम है और ये 50s राइबोसोम है, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। लेकिन एक्चुअली वो 80 नहीं है, 70 है। तो ये लार्जर सब यूनिट से अंदर पी साइड से कौन आया? दैट इज फर्स्ट मैसेंजर आरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए, सॉरी। किस पे कनेक्ट हो रहा है वो? मैसेंजर आरएनए पे। और मैसेंजर आरएनए पे कनेक्ट होके अपना पहला अमीनो एसिड रिलीज करेगा। जैसे वो रिलीज करेगा, वो एक्सिट साइड से बाहर जाएगा। तो देखो ये प्रमोटर साइड पे उसने रिलीज किया और एक्सिट साइड से बाहर जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है देखो, एक्सिट साइड में आया। फर्स्ट जो ट्रांसफर आरएनए वो है। अब जो सेकेंड ट्रांसफर आरएनए है, वो ट्रांसफर आरएनए अपना ब्लू वाला अमीनो एसिड लेके आया। लेकिन ये जो ब्लू वाला अमीनो एसिड लेके आया, वो कौन से साइड से आया? ए साइड से। ए साइड से आके फिर प्रमोटर साइड पे उसका बाइंडिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो पहले प्रमोटर साइड पे है, वो एक्साइट साइड्स पे,
मतलब यहाँ से वो रिलीज होके बाहर जाएगा। तो सेकेंड ट्रांसफर आरएनए, जो भी ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आया है, यहाँ पे लिंकेज फॉर्म हो गया एंड दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज अ डाइपेप्टाइड लिंकेज। अब नेक्स्ट थर्ड ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, देखो यहाँ पे। तो थर्ड ट्रांसफर आरएनए इसके साथ मैच करेगा, मैच करके वो प्रमोटर साइट पे जाएगा, प्रमोटर साइट पे बाइंडिंग होगी और बाइंडिंग होने के बाद वो फ्री हो जाएगा। तो पहले वाला कौन सा आया, सपोज ग्रीन, फिर उसके बाद कौन सा आया, ब्लू, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया, ग्रे कलर। तो यहाँ पे पहले ग्रीन आना चाहिए, फिर ग्रीन के बाद नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, बताओ, ब्लू। ब्लू के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, बताओ, वो ग्रे कलर या ब्राउन कलर जो बोल रहे हैं वो। फिर ब्राउन के बाद सपोज ये पिंक कलर आया, पिंक के बाद देखो ग्रीन। वैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ट्रांसफर आरएनए आके उन्होंने अपना अपना चेन बनाया, बाइंड अप किया एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए इलॉन्गेशन। इस प्रोसेस को नाम दिया इलॉन्गेशन और पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। एंड लास्टली जब इलॉन्गेशन हो जाएगा तो एंडिंग पे ये पर्पल कलर में दिख रहा है, देखो। तो ये पर्पल कलर में जो आरएनए आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी टर्मिनलाइजेशन है, उसने कोई भी अमीनो एसिड नहीं लेके आया, तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गई। और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गई, अपना अपना अमीनो एसिड फ्री हो गए, देखो ये पॉलीपेप्टाइड चेन फ्री हो गई। दैट फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स द प्रोटीन, इससे बना प्रोटीन। जो वांटेड मटेरियल था वो चला गया। इसका गुड लाइफ का एग्जांपल भी हम देते हैं, देखो जिंदगी भी में हमारे ना, हमारे साथ बर्थ, फिर ग्रोथ, फिर डेवलपमेंट और फिर ओल्ड एज और फिर डेथ होती है। तो जब हम आते हैं, हमारा मैन पावर कलेक्ट करते हैं, हम सब मटेरियल इकट्ठा करते हैं, सब एजुकेशन करते हैं, तो ये सब क्यों करते हैं, दैट इज वी शुड बी गेट लव और एफिनिटी इन द सोसाइटी। तो ये सब क्रिएट करते हैं हम, हमारा जो क्वालिटी है वो सोसाइटी को दे देते हैं, ये मेरी बेस्ट क्वालिटी है। ये सब दे देने के बाद फिर में क्या आता है, देखो, वी हैव टू फेस टू डीजनरेशन फेज, डेथ फेज में हम लोग चले जाते हैं। तो हम क्यों आए हैं, दैट इज वी हैव टू गिव बेस्ट क्वालिटी वॉट एवर इन अस, दैट इज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पीपल। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, एनर्जी मिल गई, सेल अपना अपना करती है, बाकी सब एज इट इज साइटोप्लाज्म में डीजनरेट होते हैं। ये कल हमने टॉपिक बोला था, पढ़ाया था, और कल के लिए हम सॉरी बोलते हैं क्योंकि हमारे नेटवर्क में भी इशू आ रहा था और अभिनव को भी वहां से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया। सॉरी फॉर दैट। तो चलो अभी हम आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं, थोड़ा फास्ट, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट टुडे द चैप्टर। बहुत दिन हो रहे हैं इस चैप्टर को, टाइम जा रहा है। तो रेगुलेशन ऑफ, अब मेन टॉपिक खत्म हुआ है, इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। अब है थेरोटिकल, मतलब इन शॉर्ट में आपको एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर चालू हो गया रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो मैडम ये जीन एक्सप्रेस कैसे होता है, मतलब यहाँ पे हमें प्रोटीन मिला, ये कौन सा प्रोटीन मिला, सपोज ये इंसुलिन मिला है। अब ये इंसुलिन मिला, ये एमआरएनए से मिला, ट्रांसफर आरएनए से मिला, राइबोसोमल आरएनए से मिला, ये सारे राइबोसोम से मिला। लेकिन वो जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, उस जीन को कैसे मालूम पड़ता है कि इससे इंसुलिन बनता है, तो वो जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, तो देखो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस बाय विच अ जीन इज रेगुलेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज्ड। तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लेकिन ये स्टेप करने के लिए कल हमने देखा था, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए पढ़ाने में मुझे आधा घंटा गया, उससे ज्यादा गया, लेकिन उसको 0.1 सेकेंड्स में काम हो गया। तो वैसे भी दो इट इज मल्टी स्टेप है, वो प्रैक्टिस हो जाती है। आपको 3 घंटे में पेपर इतना स्मूथली आप लिख जाते हो क्योंकि 1 साल पूरा पढ़ा रहता है अच्छे से। तो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस बाय विच अ जीन इज रेगुलेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज्ड। सो इन यूकैरियोट्स ये कैसे होता है, देखो रेगुलेशन कैन बी एट अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल लाइन। उसमें पहली है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अभी आप सबको क्लियर हुआ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में हम लोगों ने वो कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग वो सब लिया। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग लेवल, दैट इज रेगुलेशन ऑफ, कौन सी प्रोसेस किया, स्प्लाइसिंग, मतलब जो एक्सॉन्स है वो रखे और इंट्रॉन्स को रिलीज किया। फिर उसके बाद एमआरएनए को लेके गए, एमआरएनए डीएनए पे फॉर्म हुआ था ना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस, डीएनए न्यूक्लियस कहाँ पे है, डीएनए कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है, तो एमआरएनए भी कहाँ पे चला गया था, न्यूक्लियस में।
टू वो mRNA कहाँ पे आया, दैट इज साइटोप्लाज्म, एंड लास्ट प्रोसेस क्या हुई, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन, जो कल हमने ली थी, इनिशिएशन, इलॉन्गनेशन। लेकिन ये शायद आप सबको जल्दी से समझ में आई होगी। ये कितने जन को समझ में नहीं आया, जरा फास्टली बताओ। क्लियर हुआ ये सबको? जो लिसन कर रहे हैं उन्हीं के लिए हम जान निकाल रहे हैं, उन्हीं जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उन्हीं के लिए पूछ सकते हैं ना। ये सबको क्लियर हुआ ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? mRNA, हाँ यस थैंक यू, mRNA वो रीडिंग करता जाता है ना, तो mRNA बनाना मतलब कहाँ से बताओ, वो 3' एंड से 5' पे, हम बहुत बार ये डायग्राम करके बता रहे थे। हाँ यस, तो दैट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसमें से अनवांटेड भी आरएनए के जेनेटिक कोड आए थे, वो अनवांटेड आरएनए कोड निकालना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। फिर उसके बाद वो कहाँ पे प्रिपेयर हुआ है, डीएनए पे प्रिपेयर हुआ है, मतलब न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस से बाहर आता है और साइटोप्लाज्म में आता है, that is called as a transport of mRNA from nucleus to कहाँ गया, cytoplasm। and lastly कल का टॉपिक ट्रांसलेशन लेवल, मतलब अभी जो मैंने फिर से 2 मिनट में फास्टली एक्सप्लेन किया, that is first process that is called as a initiation, फिर उसके बाद elongation और फिर टर्मिनेशन और फिर डीजनरेशन, चेन खत्म हो गई, एमिनो एसिड बना, पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, सब डीजनरेट होगा और उस प्रोटीन से सेल काम करेगी। तो इस तरह से हमारी ये प्रोसेस हुई। तो उन्होंने एक बताने के लिए एक कंसेप्ट लिया है कि लैक ओपेरॉन मॉडल कैसे काम करता है या ओपेरॉन का कंसेप्ट कैसा है। तो देखो इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, आगे टेक्स्ट बुक अगर आपके हाथ में हो तो यही पे है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं लैक ओपेरॉन मॉडल। तो लैक ओपेरॉन मॉडल मतलब ये ओपेरॉन कंसेप्ट। तो ओपेरॉन में किस तरह से होता है, ये पहली प्रोसेस आएगी। तो ये फुल लैक ओपेरॉन विद इन 5 to 10 मिनट्स में हो जाएगा अपना। इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल वो बता रहे, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन बता रही थी, वैसे यहाँ पे लैक्टोज होगा। तो इन ई कोलाई उन्होंने फॉर एग्जाम्पल किसमें कहा है, इश्चरशिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया, जैसे किसी का आब्राकाडाब्रा कुछ ऐसा नाम रहेगा ना, हार्ड रहता है, तो किसी पेरेंट्स के, जैसे अभी हमने ना पहले बार सुना था सिंथेला नाम, तो हमें सिंथेला नाम एकदम ऑड लगा था, हमने कभी सुना नहीं था ना, लेकिन बाद में सुनते सुनते वो प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे ई दैट इज इस्चरचिया, ये कोलाई दैट इज स्पेसिफिक नेम, क्योंकि बैक्टीरिया का शेप कोकस 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 होता है, इसलिए कोलाई कहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियन। तो आपको यहाँ पे भी कभी कभी बच्चों को डाउट होते हैं कि ये कोलाई क्या है, तो ये जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम से नाम दिया है इस्चरचिया कोलाई बैक्टीरिया। व्हेन अ लैक्टोज शुगर इज प्रोवाइडेड टू अ कल्चर मीडियम, सेल इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ 3 एंजाइम। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं हम लोग, मतलब एक पेट्री डिश ले लो, एक प्लेट ले लो, घर पे अपना जो प्लेट है वैसा ले लो, लेकिन उस डिसइंफेक्टेंट किया है, उस प्लेट में ऐसा बड़ा मतलब कंटेंट कैसा करेंगे हम लोग, सॉसर वाला प्लेट, हाँ मतलब थोड़ा सा अंदर कैविटी होना चाहिए, उस तरह का प्लेट। और उसमें सपोज आपने खीर बनाया रहता है ना, सपोज साबूदाने का खीर बनाएगा तो वो कैसा होता है, कड़क हो जाता है ना थोड़ा, मतलब सेमी सॉलिड होता है। तो वैसे सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम डाला जाता है, और उस न्यूट्रिएंट मीडियम को आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा, अगार कहते हैं, अगार या जेली कहते हैं, जिसको जो ग्रोथ देखो, अभी पिगीज लोग ग्रो होते हैं ना तो कीचड़ में ग्रो होते हैं, तो उनका खाना क्या रहता है, कीचड़ खाना। किंगफिशर जो रहता है वो समुद्र के पानी की तरफ ग्रो होता है, तो वो फिश खाता है। तो वैसे ही ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, उसका जो न्यूट्रिएंट है, उसका जो खाना है, उस खाने को कहते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम। और उस न्यूट्रिएंट मीडियम को एक साइंटिफिकली अगार नाम के अलगी से बनाया जाता है। ये एक अलगी का नाम है, ब्राउन अलगी एक्चुअली, और उसे नाम दिया गया अगार। तो वो न्यूट्रिएंट मीडियम है, उस सॉसर में हमने डाला सपोज। तो नाउ व्हेन लैक्टोज शुगर इज प्रोवाइडेड टू कल्चर मीडियम, सेल इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ 3 एंजाइम। तो उस लैक्टोज शुगर प्रोवाइड करना है किसे, कल्चर मीडियम को। अब और उस इस्चरचिया कोलाई से हमें सपोज लैक्टोज बनाना है, लैक्टोज इंड्यूस करना है, लैक्टोज फॉर्मेशन करनी है। सो व्हेन लैक्टोज शुगर इज प्रोवाइडेड टू कल्चर मीडियम, सेल इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ 3 एंजाइम। तो वो लैक्टोज जैसे ही उस अगार मीडियम में आता है
तो उस सेल में कुछ रिएक्शन होती है, स्टिम्युलाई आता है, स्टिम्युलाई का मतलब कैसे कहेंगे, अगर हमने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो हम झट से हाथ पीछे कर लेते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो दैट इज कॉल्ड एज अ विड्रॉल ऑफ हैंड, तो वो स्टिम्युलाई हो गया, झटका लगेगा तो हमारे हाथ को इंजरी होगी। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि अगर शुगर डाला तो वो इकोलाई नाम का बैक्टीरिया 3 एंजाइम सिक्रेट करता है, किस लिए, फॉर डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। अब उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस नहीं मालूम ना, उसके साथ पहली बार आया है सपोज ये खाना, तो कैसे खाता है देखो, उसमें पहला है द एंजाइम्स आर, पहला एंजाइम एक्टिवेट होता है दैट इज कॉल्ड, लिखिए तो दोनों भी काम आपके काम में आएंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज दैट डाइजेस्ट द लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो पहला एंजाइम काम करेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाएगा। मैं ज्यादा रिपीट नहीं करती, आपको यूट्यूब है अभी, बाद में भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज दूसरा एंजाइम काम करता है, दैट परमिट्स द लैक्टोज मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू द सेल। पहला लैक्टोज ब्रोकन डाउन इनटू गैलेक्टोज एंड कहाँ पे हुआ बताओ, ग्लूकोज। अब ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, वो इकोलाई बैक्टीरिया के बाउंड्री पे ही एंजाइम सिक्रेट हुआ है, और उस एंजाइम सिक्रेशन का नाम है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उसने वो ग्लूकोज को तोड़ दिया। अब दूसरा एंजाइम आया बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज, परमिट कर रहा है किसे अंदर लेने को, लैक्टोज को अंदर लेने को। तो लैक्टोज अंदर जाने के लिए अंदर जा रहा है अभी देखो, तो अंदर जाने के बाद उसको ट्रांसफर करवाना ना है, तो थर्ड एंजाइम आ रहा है दैट इज ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। दिस ट्रांसफर्ड एन एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम टू गैलेक्टोसाइड। तो यहाँ पे हमारी जो शुगर आई थी, गैलेक्टोसाइड फॉर्मेशन, मतलब गैलेक्टोज बोलो या तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बोलो, तो एक्चुअली ये डोर पे खड़ा है, लैक्टोज नाम का शुगर डोर पे खड़ा है और डोर पे वेट कर रहा है। तो डोर पे वेट कर रहा है, तो अगर कोई गेस्ट अपने दरवाजे पे आता है तो अपना है तो हम उसे अंदर लेते हैं, तो वो उसे खुशी होती है ना, अपना पर्सन सामने खड़ा है। और सपोज अनवांटेड पर्सन है तो आप बोलते हैं बाहर जाओ, घर पे कोई नहीं है, यहाँ पे मत रुको, तो उसे गुस्सा आएगा ना, वो निकल के चला जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे लैक्टोज आके वेट करती है, तो वेट करने वाला उसका जो पहला रिसीवर है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, उसे बहुत खुशी होती है, तो इसलिए लैक्टोज के अंदर कुछ चेंज होता है। फिर सेकंड क्या होता है, अंदर से कॉल आता है, पापा को आप बोलते हैं अरे पापा आपका फ्रेंड आया है ऐसे, तो पापा अंदर से मैसेज देते हो कि ठीक है उसे बुलाओ, उनको बुलाओ, मेरा फ्रेंड आया है ना। तो दैट इज ट्रांस एसिटिलेज, वो मतलब पापा जैसा हो गया, दैट इज ट्रांसफर एन एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए टू गैलेक्टोसाइड। तो बच्चे को बोलते हैं जाओ जाओ उनको लेके आ जाओ, अंदर लेके आ जाओ। तो ट्रांस एसिटिलेज अपने साथ एसिटिल कोएंजाइम ए है, उसमें से कोएंजाइम ए को निकालता है और ओनली एसिटिल को, मतलब उसमें गुड सिग्नल देता है कि जाओ जाओ और वो गैलेक्टोसाइड को लेके आ जाओ, जो लैक्टोज का ही कंपोनेंट है, वो लैक्टोज ही है एक्चुअली। नाउ सिंथेसिस ऑफ these three enzymes is controlled by a long segment of DNA and that model is called as a operon। तो यहाँ पे देखो ये ओपेरॉन मॉडल का ये डायग्राम दिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे रेगुलेटरी जीन है, ये 3 डैश पे है, फिर उसके बाद ये प्रमोटर कहाँ है, फिर लैक ओपेरॉन कहाँ है, और डीआरएनए पॉलीमरेज है, ओपेरॉन ब्लॉक्ड 2 1 2 3 और एंडिंग दैट इज टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। तो ये स्ट्रैंड एक डीएनए की दी है। तो पहली प्रोसेस क्या दी है देखो, इंड्यूसर एब्सेंट रहेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ट्रांसलेशन में फर्स्ट वन दैट इज इंड्यूसर एब्सेंट है सपोज, तो उस इंड्यूसर एब्सेंट पे रिप्रेसर एमआरएनए मूवमेंट इज ब्लॉक्ड, यहाँ पे ओपेरॉन ब्लॉक करेगा, उसे एंट्री नहीं देगा, अनवांटेड कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो वैसे ही जो नॉट नेसेसरी है वो मूव नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या, इंड्यूसर आ गया, सो नाउ यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया कि हाँ ये हमारे बॉडी को जरूरी है। तो जैसे ही बॉडी को जरूरी है उस तरह से यहाँ पे प्रमोटर जीन, एक्टिवेटर जीन, मतलब ये 3 जीन एक्टिवेट होंगे और 3 जीन एक्टिवेट होके मैसेंजर आरएनए को मैसेज मिलेगा और मैसेंजर आरएनए इसके ऊपर मूव होगा और मूव होके वो पूरी प्रोसेस को कॉपी करेगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद वो डीएनए मॉलिक्यूल को देके जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन।
एंड प्रोटीन्स द एंजाइम टू मेटाबोलाइज द लैक्टोज, और फिर मेटाबोलाइज होता है लैक्टोज, तो लैक्टोज कन्वर्ट होता है इनटू गैलेक्टोज। तो यहाँ पे जरूरी है कि इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर जो है वो बाइंड अप हुआ, तो इसीलिए वो ब्लॉक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इनएक्टिवेट रिप्रेसर नहीं है तो यहाँ पे प्रोसेस ब्लॉक हो गई। तो समझ में आया, जो एक्टिवेटर है उसे ब्लॉक करने वाला कोई है, रिप्रेसर को ब्लॉक करने वाला है। सो व्हेन इंड्यूसर इज एब्सेंट, दिख रहा है ना आपको ये, तो इंड्यूसर एब्सेंट प्रोसेस जो है, तो इस तरह से एक इन शॉर्ट उन्होंने कहा है कि वर्किंग ऑफ लैक ऑपेरॉन कैसे होता है। आप इतना मतलब मत जाओ डीप में, मैं आपको बता देती हूँ। लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर साइट, यहाँ पे दिया है ये 3 मेन प्रोसेस, 3 मेन एंजाइम याद रखना। फिर सिंथेसिस ऑफ 3 एंजाइम्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड एज ए ओपेरॉन। तो ये जो पूरा डीएनए का डायग्राम यहाँ पे दिया है, दैट डीएनए डायग्राम इज कॉल्ड एज ए ओपेरॉन। नाउ नेक्स्ट वन देखो, ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेटर साइट O and 3 structural gene that is Z, Y and A। तो यहाँ पे 3 एंजाइम साइट्स होते हैं, यहाँ पे ये है एक्चुअली Z, Y एंड यहाँ पे A। यहाँ तो डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे ये जो 1, 2, 3 है ना, वही एक्चुअली वो एंजाइम्स है Z, Y एंड A। तो मैं आपको आगे बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेटर साइट O and 3 structural gene, one is Z, second one is Y and third one is A। The action of structural gene, जो structural gene 3 types के है ये, is regulated by operator site with help of repressor protein। तो कहाँ पे कंट्रोल हो रहे, ऑपरेटर साइट पे, with help of what protein, repressor protein। तो पहला प्रोटीन का नाम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन, यहाँ पे नीचे देखो रिप्रेसर प्रोटीन, और साइट कौन सा नाम दिया है, दैट साइट इज कॉल्ड एज ए ऑपरेटर साइट। तो पहला जीन प्रमोटर, यहाँ पे जो प्रोसेस दिया है दैट इज कॉल्ड एज ए प्रमोटर। तो पहले रिप्रेसर और ऑपरेटर, वहां पे ध्यान देना। तो ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेटर साइट O एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन दैट इज Z, Y एंड A। टेम्परली उसे 1, 2, 3 समझो। द एक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, जो आगे स्ट्रक्चरल जीन है, दैट इज रेगुलेटेड बाय ऑपरेटर साइट विथ हेल्प ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। तो किसके साथ हो रहा है ये, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ये रिएक्शन हो रही है। रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ जीन I। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, दैट जीन इज कॉल्ड एज ए I जीन। तो रिप्रेसर जीन, रेगुलेटरी जीन जो है वो I है। तो रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ जीन I दैट इज नोन एज ए रेगुलेटर जीन। तो ये पहला I हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ रेगुलेटरी जीन। फिर उसके बाद हमने ये जो 1, 2, 3 जीन लिए वो, और ये एक्टिवेशन हो गया। तो लैक ऑपेरॉन मॉडल बता रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज और इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज कैसे काम करेगा बैक्टीरिया। सो रिप्रेसर प्रोटीन, इफ ऑपरेटर इज स्विच जीन्स, अगर वो स्विच ऑन हो गया तो 3 जीन्स दैट इज Z, Y एंड A आर ट्रांसक्राइब बाय RNA। समझ में आ रहा है क्या, इफ ऑपरेटर इज स्विच्ड ऑन 3, ये स्विच ऑन हो गया तो ये 3 जीन्स ट्रांसक्राइब हो जाएंगे और प्रोसेस आगे होती जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। लेकिन अगर ऑपरेटर जीन स्विच ऑफ हो गया, उसने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तो आगे स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव नहीं होगा, आगे प्रोसेस नहीं होगी, नो फॉर्मेशन ऑफ mRNA होगा। तो इसका मतलब उन्हें क्या करना है कि लैक्टोज दरवाजे पे होके भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा जब तक रेगुलेटरी जीन काम नहीं करेगा, जब तक रिप्रेसर जीन काम नहीं करेगा। तो रिप्रेसर जीन और रेगुलेटरी जीन उसे काम करवाए। इफ ऑपरेटर इज स्विच्ड ऑन, 3 genes that is Z, Y and A are transcribed by RNA and polymerase into simple mRNA। तो अब जो RNA polymerase है into single mRNA होंगे। Structural gene is generally known as cistron। तो ये जो ऊपर का जो भी स्ट्रक्चरल जीन है दैट इज वो फॉर्म कर रहा है ना, उसको लैक्टोज को यूटिलाइज करना है, फंक्शन कर रहा है, सो दैट आर कॉल्ड एज ए सिस्ट्रॉन। एंड स्विचिंग ऑन और ऑफ of the operator is achieved by protein that is called as a repressor। तो डायग्राम 4.16 हमें रेफर करना है। तो फिर से देखो, रेगुलेटरी जीन I है, रेगुलेटरी जीन I से रिप्रेसर जीन एक्टिवेट हो रहा है। रिप्रेसर जीन को अगर इंड्यूसर मिला, वो इंड्यूसर मिलने के बाद वो रिप्रेसर जीन इनएक्टिवेट होगा
और ब्लॉक हो जाए मतलब इनएक्टिवेटेड होगा, और रिप्रेसर इनएक्टिव होना मतलब स्ट्रक्चरल जीन इज ओपन। स्ट्रक्चरल जीन जो हम लोगों ने कहा था ZYA जो है वो ZYA रीड किए जाएंगे और लैक्टोज बाय 3 एंजाइम्स इज कन्वर्टेड इनटू, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रिप्रेसर जीन को इंड्यूसर नहीं है, ये इंड्यूसर एक्टिवेट नहीं है, इंड्यूसर उसे ब्लॉक नहीं करेगा, तो ये रिप्रेसर जीन विल बी ब्लॉक द नेक्स्ट प्रोसेस, तो आगे प्रोसेस नहीं होगी और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो फॉर प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेटरी जीन, that regulatory gene give formation of repressor, or that repressor is blocked by movement is blocked by inducer है। तो इंड्यूस होगा, वो सेल इंड्यूस होनी चाहिए, एक्टिवेट होनी चाहिए कि मुझे प्रोटीन सिंथेसिस करना है, और अगर इंड्यूसर नहीं होगा तो देयर इज नो प्रोटीन सिंथेसिस। तो उन्होंने इन शॉर्ट एक लैकोपेरॉन मॉडल कहा है। देखो इंड्यूसर क्या है, इट इज अ केमिकल इन साइटोप्लाज्म विच इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर। ये किसे इनएक्टिवेट करता है, रिप्रेसर को। And when lac operon is switched on, the inducer joined with repressor protein. तो जो lac operon switched on होगा तो ये इंड्यूसर किसके साथ ज्वाइंट होगा, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, एंड प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू ऑपरेटर जीन। तो ये जो रिप्रेसर जो है ये ऑपरेटर जीन को बाइंड अप करने नहीं देता, ऑपरेटर जीन को फ्री छोड़ता है। देखो यहाँ फ्री छोड़ा है लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर जीन पे ब्लॉक कर दिया। सो नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन, द ऑपरेटर जीन repressor to operator gene, so the operator gene is free and now enzyme RNA polymerase can move। तो RNA polymerase move होता है और RNA polymerase वो टेम्पलेट को कॉपी करेगा और कॉपी करके नेक्स्ट प्रोसेस आप सबको मालूम है। तो इन शॉर्ट रोल ऑफ लैक्टोज क्या है, देखो अ फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज एंटर इनटू सेल बाय एंजाइम परमिएज, small amount of this enzyme present even when operon is switched off। थोड़ा बहुत होता है लेकिन मेन फंक्शन क्या है इसका, the lactose act as a inducer of its own breakdown। वो खुद ही इंड्यूसर काम करता है और broken down into galactose and glucose होता है। and when the inducer level fall, the operator is blocked again by repressor, so structural gene is represented और रिप्रेस इनएक्टिव अगेन, एंड दिस इज नेगेटिव। एक्चुअली इनका कहना क्या है कि सेल में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ लैक्टोज आ रहा है तो उसे ब्लॉक करो, सेल के अंदर मत लो, तो सेल एक्सेस अमाउंट ऑफ लैक्टोज से सेल की डेथ होगी। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ लैक्टोज आने के बाद ब्लॉक करना, और जब लैक्टोज कम है तो स्ट्रक्चरल जीन को कॉपी करके मोर अमाउंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्या करना, प्रोटीन फॉर्मेशन करना, एंड सो दैट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट लेनी है हमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और जीन मतलब क्या है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन है, इसके ऊपर कल हम लोग ओनली ना क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे मंडे को। व्हेन अ रिप्रेसर प्रोटीन इज अटैच्ड द ऑपरेटर एंड ब्लॉक्स इट, स्विच ऑफ, जो अभी हमने पढ़ा, स्विच इज टर्न ऑफ एंड स्ट्रक्चरल जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो रोल ऑफ लैक्टोज भी अभी हमने बताया आपको, दैट शो द क्या करा है, दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन्स आर रिप्रेस और इनएक्टिवेटेड अगेन बाय व्हाट मैकेनिज्म, दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिर उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है, जीनोमिक्स मतलब क्या, और एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स, ये मैं लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पहले लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये ह्यूमन जीनोम और जीनोमिक्स है। देखो अगर आप भी पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम मतलब क्या और जीनोमिक्स मतलब क्या, इन शॉर्ट में बताती हूँ। जीनोम का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में टोटल जीन जो है उसका मैप बनाना, दैट इज कॉल्ड एज ए जीनोम। एक्चुअली ये किसके ऊपर रहेगा, डीएनए में, मतलब पूरा कंप्लीट डीएनए को कॉपी करना। ओके, कंप्लीट डीएनए को कॉपी करके, डीएनए का जैसे अपना अगर इंडिया का मैप है तो हम इंडिया का मैप ऐसा बनाते हैं ना, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से, या तो महाराष्ट्र का मैप, तो एक मैप बन गया है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का भी एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसके ऊपर जो जीन है उसे आइडेंटिफाई किया गया है, एंड दैट होल सेट ऑफ जीन were one complete set of chromosome, that is monoploid or haploid of an organism। वो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को, उसे नाम दिया है जीनोम। एंड दिस जीनोम टर्मिनोलॉजी या जीनोमिक स्टडी फाइंड किया है, पहला वर्ड ढूंढा, दैट इज कॉल्ड एज ए रोड्रिक जो है। द स्टडी ऑफ जीनोमिक्स थ्रू द एनालिसिस, सीक्वेंसिंग,
मैपिंग ऑफ जीन along with स्टडी ऑफ देयर फंक्शन। तो उन्होंने देखा ये जीन इस नंबर पे, इस सेल पे, तो हर सेल की एक क्रोमोसोम को स्टडी करके हर सेल में फिक्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही है, तो सबके सीक्वेंस निकाल के वो मैप फॉर्म किया। तो उन्होंने दो तरह के मैप किए, जैसे हम लोग भी सपोज हमारा इंडिया का मैप है, तो उसमें ओनली कभी रिवर का दिखाएंगे तो रिवर का मूवमेंट दिखाएंगे, तो कभी ट्रेन का मूवमेंट है तो ट्रेन का मूवमेंट दिखाएंगे। वैसे ही जीनोमिक्स को क्लासिफाई किया गया, उस मैप को क्लासिफाई किया गया दो में, वन इज स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड सेकंड वन इज फंक्शनल। मतलब जिससे हमें एनालिसिस करने के लिए सीक्वेंसिंग मालूम होता है, जिसका स्ट्रक्चरल पैटर्न मालूम होता है, बॉन्डेज मालूम होता है, जैसे इंजीनियरिंग मालूम होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। और वो जीन वहां पे क्यों है, उसका क्या काम है, so that genomics is called as the functional genomics। तो ये just two types, genomics मतलब क्या, entire genetic constitution of organism in a proper sequence is called as a genome or genomics। और genomics can be classified into two types किया, one that is representing infrastructure, structure of an organism, analysis of an entire genome, entire mapping of the gene is called as a structural genomics। And why that gene is present there, that is function of that gene is represented, that is called as a functional genomics। ये सब स्टडी करने का क्या फायदा हुआ, तो उसका एक पहला फायदा हुआ, that is it is used to agriculture to develop the transgenic crop। इसका बेनिफिट क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक कॉमन एग्जाम्पल बताती हूँ, सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, पोमैटो। तो पोमैटो का मीनिंग क्या आता है, पोमैटो, उसका मीनिंग पोटैटो एंड टोमेटो। तो सपोज फीमेल्स को घर पे इतना टाइम भी नहीं है, पोटैटो अलग से लेके आए, टोमेटो अलग से लेके आए, तो उन्होंने उन दोनों को मिक्स करके बना दिया, मतलब पोमैटो को ही डाला तो पोटैटो भी हो गया और टोमेटो भी हो गया। तो दैट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। अब सपोज समुद्र के किनारे हम लोग रहते हैं, सबको समझ में आ रहा है, हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, सॉरी। हाँ, बहुत दिनों से ये टॉपिक नहीं हो रहा है, हमें बहुत हर्ट हो रहा है क्योंकि इतना टाइम से हम पढ़ा रहे। तो देखो क्लियर हो रहा है क्या, जस्ट बोलो हाँ मैडम, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट भी है तो भी चलेगा। हाँ यस बोलो, कुछ समझा नहीं क्या, एटलीस्ट जीनोमिक्स समझा। हाँ ठीक है, तो कौन सा जीन आया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। फिर उसके बाद ये जीनोम करने से क्या फायदा हुआ, तो उसका और एक एग्जांपल हम क्या बता रहे थे, जैसे समुद्र के, थैंक यू ऑनर्स, स्ट्रक्चरल, ओके स्ट्रक्चर एंड चलेगा। तो हम कहाँ पे थे, देखो कल हम फुल ना इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ऑनलाइन सब लोग आ जाओगे ना तो सब अनम्यूट करके हमारे साथ बात करेंगे। हाँ समझ रहा है, थैंक यू रिद्धि। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि सपोज हम समुद्र किनारे सी शोर पे रहते हैं, तो सब लोग मोस्टली फिश खाते हैं, तो फिश खाने से हमें कैल्शियम का सोर्स मिलेगा, ये सब मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या